Good morning to all of you. Good morning to all of you. Let us continue with our discussion on the topic of issue of shares. Yesterday we have seen what do we mean by forfeiture of shares. मला आठवत नाहीये, कोणी मला मदत करेल का? What is the meaning of forfeiture of shares? Termination of shares, cancellation of shares, ki cancellation of membership. Cancellation of membership, which is compulsory in nature. That is not at the option of somebody. It is compulsory, which is a final decision taken by the company. What are the reasons for which forfeiture can take place? Non-payment of calls or any other conditions which are mentioned in the articles. Okay, ये दो चीजों के लिए forfeiture हो सकता है. जब forfeiture होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय विच अमाउंट? By the amount of face value ना? By the amount of paid up ना? By the amount called up. Sure. तो अगर फुल्ली कॉल्ड अप रहेगा तो फेस वैल्यू से डेबिट हो जाएगा, वरना फेस वैल्यू से डेबिट होगा, ऐसा कुछ रूल बनाने का नहीं. रूल क्या रहना चाहिए? बाय द अमाउंट कॉल्ड अप. नेक्स्ट, बाद में किसको क्रेडिट करेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को बाय द अमाउंट पेड अप. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट रिप्रेजेंट द प्रॉफिट कि भैया हमने आपके पास से पैसा लिया था, लेकिन आपके पास से जो बाकी का पैसा मांगा था, जो आपने देने से इनकार कर दिया या फिर आप नहीं दे रहे हो, इसकी वजह से हम लोग आपका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं. तो जो पैसा हमारे पास पहले से जमा है उस पैसे को हम लोग वापस करने वाले नहीं, उस पैसे को हम लोग वापस करने वाले नहीं है, तो वो हमारे पास जमा हो गया, हमारा फायदा हो गया. दैट्स व्हाई इट शुड बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. तो सर डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि बाद में रीइश्यू करना पड़ेगा. रीइश्यू कब करेंगे? दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी. जनरली इट इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स. रीइश्यू करने के लिए फिर से प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है. नया पॉइंट सिखा रहा हूं, प्लीज बी विद मी. रीइश्यू करने के लिए फिर से प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है. Reissue directly can be done by the directors according to the people who are known to them. तो ठीक है, अपने पहचान कार्ड में उसको दे देता हूं. That is also possible. The decision is completely left to the directors. To whom to issue, at what price to issue. Directors can decide. There is no need for taking any permission from registrar and somebody else. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो वो जो रीइश्यू रहेगा वो शायद एट पार भी रह सकता है, शायद एट डिस्काउंट भी रह सकता है. आई एम रिपीटिंग अगेन, वो रीइश्यू एट पार भी रह सकता है, वो रीइश्यू एट डिस्काउंट भी रह सकता है. बट एक सिंपल लॉजिक याद रखने का, अगर रीइश्यू एट डिस्काउंट किया तो दैट अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट व्हिच वाज ऑलरेडी पेड अप इन द प्रीवियस शेयर्स. मतलब अगर पुराने शेयर 2 रुपया पेड अप था, एप्लीकेशन मनी पेड अप, अलॉटमेंट एंड कॉल वाला सब कुछ नॉट पेड, तो जो रीइश्यू करने वाला है तो रीइश्यू का डिस्काउंट 3 रुपया करने का, दैट इज नॉट अलाउड. रीइश्यू का डिस्काउंट इज ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ ऑलरेडी पेड. तो पीछे अगर 2 रुपया पेड अप था तो रीइश्यू डिस्काउंट करेंगे मैक्सिमम ₹2 पर शेयर. पीछे का अगर फॉरफिटेड अमाउंट ₹4 पर शेयर था तो रीइश्यू डिस्काउंट के मैक्सिमम ₹4 पर शेयर. मतलब वो शेयर की वजह से अल्टीमेटली नुकसान नहीं होना चाहिए. फायदा हुआ तो चलेगा, लेकिन नुकसान हुआ तो नहीं चलेगा. दिस इज द बेसिक रूल व्हिच इज रिकॉर्ड बी केप्ट बाय द डायरेक्टर्स इन देयर माइंड. नहीं तो वो 1 लाख शेयर्स को फॉरफिट किया हुआ है क्योंकि वो शेयर होल्डर गड़बड़ कर रहा था. अभी वो 1 लाख शेयर्स आपने किसी दोस्त को, अपने भाई को, बहन को, रिलेटिव को एकदम कम प्राइस पे इश्यू करने का. एकदम कम प्राइस पे मत करो. द मैक्सिमम डिस्काउंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द अमाउंट व्हिच वाज ऑलरेडी पेड अप व्हिच इज फॉरफिटेड बाय. सबको समझ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूं? नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट. तो रीइश्यू के टाइम शायद एट पार भी जा सकता है, शायद एट डिस्काउंट भी जा सकता है. तो इसका मतलब उसी शेयर्स की वजह से फॉरफिचर की वजह से नुकसान हुआ, फॉरफिचर के वक्त नुकसान हुआ, और रीइश्यू के वक्त फॉरफिचर के वक्त फायदा हुआ और रीइश्यू के वक्त नुकसान हुआ, डिस्काउंट. तो फिर नेट फायदा नेट नुकसान कितना है, ये जब तक नहीं समझेगा तब तक हम लोग कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करते. इसके लिए एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर वी आर कंजर्वेटिव. वी आर सेइंग दैट यस प्रॉफिट तो हुआ है, बट इतना ही प्रॉफिट रहेगा इसका गारंटी नहीं है. शायद ये प्रॉफिट कम भी हो सकता है, बिकॉज जब हम रीइश्यू करेंगे तो शायद डिस्काउंट पे जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे जाएगा तो शायद फिर से नुकसान होगा. तो उसी की वजह से फायदा, उसी की वजह से नुकसान. तो फिर नेट फायदा नेट नुकसान कितना है चेक करना है. जब तक वो नहीं समझेगा तब तक कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करने का नहीं. इसके लिए वी आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसफरिंग इट टू कैपिटल रिजर्व, वी आर ट्रांसफरिंग इट टू अ टेम्पररी अकाउंट कॉल्ड एज शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. सगळ्यांना समजते मी काय सांगितलं? एनी डिफिकल्टी? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. प्रीमियम पे शेयर्स अगर पहला वाला इशू किया रहेगा, जो शेयर्स को तुम अभी फॉरफिट कर रहे हो वो शेयर्स अगर जब इशू किए थे तब प्रीमियम पे इशू किए रहेंगे, तो देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट सिचुएशंस. पहला वाला प्रीमियम डिमांडेड, दूसरा नॉट डिमांडेड. एक्चुअली स्पीकिंग पहले प्रीमियम नॉट डिमांडेड वाला था. नॉट डिमांडेड वाला रहेगा तो झंझट ही नहीं है. अगर तुमने डिमांड ही नहीं किया था तो मिला ही नहीं रहेगा, और मिला ही नहीं रहेगा तो तुमको उसको कैंसिल करने का झंझट ही नहीं है. तो अगर प्रीमियम नॉट डिमांडेड रहेगा, द शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम but premium was not demanded prior to forfeiture, or forfeiture happened even before demanding premium. In that case प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करने की जरूरत नहीं है. तो सादा सिचुएशन हो जाएगा. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट कॉल्ड अप.
टू फॉरफिटेड अकाउंट बाय द अमाउंट पेड अप, टू अरियर्स अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ अनपेड पोर्शन। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अगर प्रीमियम डिमांड किया रहेगा तो उसके अंदर दो अलग अलग सिचुएशन रह सकते हैं, डिमांडेड एंड रिसीव, डिमांडेड बट नॉट रिसीव। अगर डिमांडेड एंड रिसीव्ड रहेगा तो हमने मांगा था, उसने दिया है, जब मिला था तभी हमने उसको ऑलरेडी शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करके हो चुका है, अभी उसको फिर से एक बार वापस, वैसे भी वापस करने वाले थे ही नहीं। और फीचर के वक्त हम लोगों के पास जो पैसा आया हुआ रहता है वो वापस करने का है ही नहीं, कैपिटल का भी वापस करने का नहीं है, तो प्रीमियम का तो बात ही छोड़ो, वापस करने वाले है ही नहीं। और जब आया था उसको ऑलरेडी शेयर प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करके हो चुका है, तो अभी फिर से उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं। सो प्रीमियम डिमांडेड एंड रिसीव्ड रहेगा तो उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं। प्रीमियम डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड रहेगा तो जरा संभल, इन दैट केस यू विल फाइंड दैट द सिचुएशन कैन बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जब प्रीमियम डिमांड किया तो अक्रूवल सिस्टम की वजह से कंपनी ने क्या किया रहेगा, उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड करके प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया रहेगा। सो प्रॉफिट इज एंजॉयड बाय द कंपनी, ऐसा कंपनी ने प्रीमियम डिमांड करते करते ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ। तो रूल क्या है? ऑलवेज एंटिसिपेट योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नेवर एंटिसिपेट योर इनकम्स एंड गेन्स। हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, एक्चुअली स्पीकिंग हमने डिमांड किया था क्योंकि अपना ही शेयर होल्डर था। इट वाज नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, इट वाज अक्रूड प्रॉफिट, ऐसा हमको लग रहा था। बट बाद में समझ में आया कि यार ये प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। जैसा हम लोग सेल्स के लिए एंट्री कर देते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और बाद में समझ में आता है कि यार वो डेटर नहीं है, वो बैड डेटर है, तो हम क्या करते हैं, बैड डेटर को राइट ऑफ कर देते हैं। सो डेटर अकाउंट को डेबिट किया तो उसको हटा के हम लोग क्या करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सो अल्टीमेट एंट्री क्या हुआ, अगर दिमाग चलाओगे तो डेटर कैंसिल, अल्टीमेट एंट्री क्या हो रहा है, बैड डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब लॉस हो गया, इधर सेल्स हो गया इधर लॉस हो गया। जितना अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है एक्जैक्टली उतना अमाउंट फिर से बार पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आने की वजह से जो जीपी बढ़ गया है, जो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया रहता है जीपी करके बाय जीपी ब्रॉट डाउन, वो फिर से एक बार नेट प्रॉफिट में घुसता नहीं है, वो सारा का सारा माइनस हो जाता है। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? सो वी नो दैट वी हैव रिकॉर्डेड समथिंग ऑन अक्रूवल बेसिस, बट आफ्टरवर्ड्स वी हैव अंडरस्टूड दैट द मनी व्हिच इज रिकॉर्डेड इज नॉट रियलाइजेबल, देन वी कैंसिल इट फुल्ली। तो जो लॉजिक हमने क्रेडिट सेल्स करने के बाद जब बैड डेट है ऐसा समझ में आ जाता है तो हम लोग यूज करते हैं, वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी स्वीम को डेबिट करना पड़ेगा, वहां पे हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बैड सिक्योरिटी स्वीम ऐसा बोलते नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी स्वीम को डेबिट। क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट कॉल्ड अप, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट बाय द कॉल्ड अप पोर्शन ऑफ प्रीमियम। ये भी छोटा पॉइंट, कॉल्ड अप पोर्शन ऑफ प्रीमियम। देयर इज अ चांस दैट इन सम प्रॉब्लम इट मे सो हैपन that premium is not demanded in one lump sum in one particular stage, but premium may be demanded in multiple stages, थोड़ा सा अलॉटमेंट के साथ, थोड़ा सा फर्स्ट कॉल के साथ। अगर ऐसा हुआ रहेगा और अलॉटमेंट के बाद इमीडिएटली फॉरफिट किया रहेगा तो प्रीमियम इज नॉट फुल्ली डिमांडेड, प्रीमियम इज पार्शियली डिमांडेड। तो कॉल्ड अप पोर्शन ऑफ प्रीमियम व्हिच इज नॉट रिसीव्ड दैट विल बी डेबिटेड। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? टू व्हाट, शेयर्स फॉरफिटेड बाय द अमाउंट पेड अप, टू कॉल्स इन अरियर्स, अलॉटमेंट इन अरियर्स बाय द अमाउंट ऑफ अनपेड पोर्शन। फिर इसमें क्लास सिचुएशन बाकी रह जाता है। तो ये तो समझ में आ गया कि नॉट डिमांडेड रहेगा तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है, डिमांडेड एंड रिसीव्ड रहेगा तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है, डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड रहेगा तो डेबिट करने की जरूरत है सिक्योरिटी स्वीम को। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह सकता है, सेकंड क्लास बेंच की हीरोइन एसी के नीचे मन से आंखें बंद करके सुन रही है, आई एम अज्यूमिंग दैट तू मन लगा के ध्यान लगा के सुन रही है, लेकिन अभी ध्यान तोड़ दो और आंखें खोल के मेरी तरफ देखो। ओके चलो ठीक है। मैं थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ाया हुआ है, पूरा दाढ़ी बढ़ा के सन्यासी बाबा बन के आपको ध्यान लगाने को नहीं सिखा रहा हूँ। ओके मैं आपको आंखें खोल के अकाउंटिंग कैसे करने का सिखा रहा हूँ। बाद में मैं दूसरा क्लासेस चालू करने वाला हूँ, आनंद मोरे फिलोसॉफी क्लासेस, ज्ञान क्लासेस, ध्यान धारणा क्लासेस। तब मैं बाबा रामदेव जैसा वाला कुछ तो दाढ़ी बड़ी, तब तो मेरा सफेद भी दाढ़ी रहेगा तो अच्छा देखेगा। थोड़ा टी शर्ट डाल के नहीं आऊंगा, फिर मैं ऐसा रोब वोब डाल के आऊंगा। चलो ठीक, तभी मैं कंपल्सरी बोलूंगा आंखें खुली कैसे बंद करो, अभी तो खोलना पड़ेगा। चलो ठीक। एनीवे वेयर आई वाज, लास्ट सिचुएशन कि अगर सपोज वो प्रीमियम का हमारा एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा एप्लीकेशन आया था तो हमने प्रोरेट अलॉटमेंट करके रखा था, और प्रोरेट अलॉटमेंट किया हुआ रहेगा तो एप्लीकेशन का जो ज्यादा पैसा अपने पास पड़ा रहता है वो हम लोग जनरली रिफंड नहीं करते हैं, हम लोग उसको अलॉटमेंट इन एडवांस करके ट्रीट करते हैं। और बाद में अगर उस बच्चे ने या फिर उस हीरो ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा, उसके से हमने उसको फॉरफिट किया, तो उसका थोड़ा सा पैसा अपने पास पड़ा हुआ रहता है। वो जो थोड़ा सा पैसा अपने पास पड़ा है उसको हम लोग किसके खिलाफ एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन आता है। तो जनरली वी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल, वी डोंट एडजस्टेड अगेंस्ट प्रीमियम, सो वी अज्यूम दैट एंटायर प्रीमियम इज डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड, सो प्रीमियम अकाउंट गेट्स डेबिटेड फुल्ली। ऐसा चीजें हमने कल डिस्कस किया था, उसके हिसाब से प्रॉब्लम करके हो गए हैं। अभी अपने को अगला प्रॉब्लम करने का कौन सा रील, मेरे ख्याल से मैंने आपको कुछ होमवर्क बोला था,
अच्छा ठीक है, नहीं बोला था, चलो ठीक है, तो तुमको टेंशन ही नहीं है। अच्छा कल का वो ये क्या करे, रिवीजन का चालू किया कि चालू नहीं किया? पेंडिंग मत रखो, अभी आराम से करूंगा। आराम कुछ नहीं है, अभी पढ़ाई ही तुम्हारा आराम है, समझे ना? अभी तुम उस तरह से पढ़ाई कर सकोगे ना, मेरे ख्याल से मैक्सिमम इट शुड टेक 1.5 आवर। और अगर सपोज तुम्हारा स्पीड बहुत ही स्लो रहेगा तो इन दैट केस इट कैन टेक 2 आवर्स। 2 घंटा पढ़ाई तो वैसे भी चालू ही अपने को चाहिए ही, इनफैक्ट 4 घंटा चाहिए, आई टेल यू फ्रैंक, समझे ना? अभी तुमको धीरे धीरे तुम्हारा पढ़ाई का लेवल बढ़ाते जाना पड़ेगा, और अभी तुम स्टेमिना बढ़ाओगे तो उसका फायदा तुमको आगे चल के सी इंटरमीडिएट को होगा। क्लियर ना मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा टेंशन मत लो कि सर ये क्या पागलपन है, मैं तो नन्ही सी जान। कुछ नहीं है, तुम नन्ही सी जान नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत सारा स्टेमिना है। अपने स्टेमिना को खाली फुकट कम आंकने का नहीं है, समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और अभी कितना टाइम है अपने पास जिंदगी में? व्हेन इज एग्जामिनेशन? 24 जून, मतलब इट इज लेस देन 3 months। हाउ मेनी डेज? ऑलमोस्ट 85 days। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसके अंदर तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि संडे को ज्यादा पढ़े नहीं किया तो भी चलता है, उसके अंदर लगभग तुम्हारे 4 और 4 8 संडे तो वैसे ही चले गए, तो बच गया कितना? ऑलमोस्ट 75 days पकड़ लो जनरली, क्योंकि एक हाथ 2 दिन तो तुम लोग वैसे भी पढ़ाई नहीं करोगे, जाने दो सर को क्या समझता है करके। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अपने पास 75 days बाकी है, तो 75 days का पढ़ाई इतना कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। जिंदगी कितना बड़ा है? 75 ईयर का कम से कम जिंदगी रहता है, 75 ईयर का। और 75 ईयर की जिंदगी में अभी के 75 डेज अपने को चाहिए, और बाद में इंटरमीडिएट कहोगे तब मैं फिर से बोलूंगा मुझे लगभग 9 महीना चाहिए, 9 months ऑफ इंटरमीडिएट एंड 75 days ऑफ फाउंडेशन इन योर एंटायर लाइफ ऑफ 75 years। आफ्टर 75 आप नहीं जियोगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लंबा जियो, लेकिन 75 के बाद में कुछ समझेगा नहीं क्या चालू है आजू में करके। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? आंखें आवाज बंद कर देती है, जवाब दे देती है, कान तो बंद हो ही जाते हैं। इन दैट केस एवरीबडी एल्स इज टेलिंग यू अरे जरा आवाज कम करो, अरे जरा ये ब्राइटनेस कम करो, कुछ अलग अलग चीजें करके, और तब तक नया टेक्नोलॉजी आया रहेगा, तुमको समझेगा भी नहीं क्या चालू है करके आजू बाजू। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो तुम्हारे जिंदगी का 75 years है, उसमें से लगभग तुम्हारा 16 साल खत्म हो गया है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? तो कितना बाकी रहेगा बोलो? 75 से 16 17, किसी का 18 भी गया रहेगा, कोई 20 का भी रह सकता, पता नहीं बाबा, सब बड़े बड़े लोग हैं। तो कितना बाकी है बोलो? ऑलमोस्ट 59 years बाकी है। और जो लगभग तुम्हारे उम्र के 59 के बाद तुम तो वैसे भी रिटायर होने वाले हो, चलो 60 साल के बाद रिटायर होगे, चलो 65 के बाद रिटायर हो जाओगे, तब तक काम करोगे, तो लास्ट का 10 साल भी गायब काम करने का। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 65 के बाद में अगर काम करने का नहीं है, या फिर 60 के बाद काम करने का नहीं है, तो वो 15 साल हटा दो, और ये 15 साल हटा दो, 16 साल हटा दो, मतलब 31 ईयर्स वैसे भी चला गया। सो 75 ईयर्स का जिंदगी, उसके अंदर का लगभग 31 ईयर्स चला गया। इसका मतलब यू आर हैविंग हाउ मेनी ईयर्स इन योर हैंड? ऑलमोस्ट 44 ईयर्स। समझ रहा मैं कैसे बोल रहा हूँ? 44 ईयर्स में मुझे कितना चाहिए? 9 months एंड 75 days। तभी अगर इतना भी काम नहीं कर सकते रहोगे तो आगे का सब आराम आराम से भूल ही जाने का, छोड़ देने का। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज 2 different parts। वन इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग एंड वन इज कॉल्ड एज सोइंग द सीड्स। अभी तुम क्या कर रहे हो? सोइंग द सीड्स। तो अभी बाकी लोग जो हार्वेस्ट करते रहेंगे उनकी तरफ देख के खुश नहीं होने का, क्या वो लोग कर रहे हैं मैं भी हार्वेस्ट करता हूँ, अभी तक अपना कुछ है ही नहीं खेत में। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अभी थोड़ा काम करना है, कंटाला करने का नहीं। चल लेट्स स्टार्ट। कंटाला करने का बोले, अरे करने का सर ने बोला कंटाला करने का, अरे आगे क्वेश्चन मार्क था गाँव के लोग। चल कल ये क्वेश्चन हो गया था ना अपना, कि नहीं हुआ था? 13 हो गया था ना? 13 हो गया था ना? ओके 14 नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। ओके क्या कहता है देखो 14 क्वेश्चन। Everybody be with me. Question कहता है Mr. Long, who was the holder of 2000 preparation of ₹100 each, on which ₹75 per share had been called up, could not pay his dues on allotment and first call, each of ₹25 per share. The directors forfeited above share and reissued 1,500 of such shares to Mr. Short at ₹65 per share paid up, at ₹75 per share. Give journal entries to record above forfeiture and reissue in the books of company. Please tell me, उन्होंने कंपनी ने इश्यू किया हुआ सारा का सारा नंबर ऑफ शेयर्स उसका डिटेल्स दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया। उन्होंने कंपनी ने इशू किया हुआ सारा का सारा शेयर्स का डिटेल्स नहीं दिया, मतलब अपने को पूरे इशू का एंट्री नहीं करने का है, अपने को सिर्फ लॉन्ग के साथ क्या क्या हुआ, फिर लॉन्ग की वजह से क्या क्या हुआ उसके बारे में सोचने का है। तो लॉन्ग को कितने शेयर्स इशू किए हुए थे? I have told you how many shares are applied by law. ऐसा कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट अलॉटमेंट के बाद हुआ है। अपने को नॉलेज चिंता करने की जरूरत नहीं कि उसका प्रो डेटा हुआ रहेगा क्या, तो उसका अलॉटमेंट इन एडवांस रहेगा क्या, कुछ सोचने की जरूरत नहीं।
अगर वो नंबर अप्लाइड और नंबर अलॉटेड ऐसा अलग अलग देते हैं और उसके अंदर भी डिफरेंस रहता है, देन वी आर गोइंग टू वरी अबाउट दैट पार्ट। तो ये अलॉटमेंट एडवांस है क्या, फिर प्रीमियम को डेबिट करने का है क्या, तो उसको पूरा डेबिट करने का क्या पार्शियल डेबिट करने का, वो सब डेवलप का बात है। अभी तो टेंशन है नहीं। उसने 2000 मांगा था शायद, हमने उसको 2000 दे दिया था, मतलब उसका एडवांस कुछ है। तो कौन से शेयर इश्यू किए थे, इक्विटी शेयर्स के प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट बोला है कि डिविडेंड का रेट नहीं बोला है, मतलब उसका जब तुम नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के -% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, -% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ में क्या बोलते हैं? कैसा था नेक्स्ट पार्ट, अगला पॉइंट क्या आएगा रे, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each on which 75 per share had been called up। प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू क्या था? तो जब तुम उसको डेबिट करोगे क्योंकि उसने प्रॉफिट करवाना है, तो इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर शेयर को कितने से डेबिट करोगे? 100। अरे इसमें तो 100 है ना, 50 divided by the amount, how much is called up? 75 rupees per share called up है, ठीक है। Could not pay his dues on allotment and first call। तो ये 75 के अंदर शायद एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है और फर्स्ट कॉल भी है। उसमें से उसने एप्लीकेशन का पैसा भर दिया है, अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा मांगने के बाद उसने भरा हुआ नहीं। कितना है एप्लीकेशन का पैसा, कितना है अलॉटमेंट का पैसा, कितना है फर्स्ट कॉल का पैसा, आगे डिटेल देखेंगे। फिर वो बोलते हैं ईच एट ₹25 पर शेयर। एप्लीकेशन भी 25 रुपया, अलॉटमेंट भी 25 रुपया और फर्स्ट कॉल भी 25 रुपया। द डायरेक्टर्स forfeited the above shares and reissued 1,500 of such shares to Mr. Short at ₹65 per share paid up। तो 75 रुपए का शेयर था, मतलब कॉल्ड अप था, उसमें से 25 रुपए आ चुका था, उसमें से 60 रुपया नहीं आया हुआ था, और बाद में डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, फॉरफिट करने के बाद में 2000 शेयर्स को फॉरफिट किया था, लेकिन रीइश्यू कितने शेयर्स को किया? 5,500। तो ठीक से सुनिएगा, जितना शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट रहेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट आ ही जाएगा शेयर फॉरफिटेड का, उतना सारा का सारा अमाउंट यूज करके हम लोग कैपिटल रिजर्व डिसाइड कर सकते हैं कि सारा का सारा शेयर फॉरफिटेड को यूज करना बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? है उतने सारे के सारे इश्यू होते थे, तो जितना फॉरफिटेड अमाउंट है उतना सारा का सारा यूज किया तो चलेगा। यहाँ पे फॉरफिट किए हुए 2000 और रीइश्यू किए हैं 1500, तो जितने फॉरफिट किए हैं उतने रीइश्यू किए हुए नहीं है, तो जितना फॉरफिचर का अमाउंट है उतना सारा का सारा कैपिटल रिजर्व को यूज कर ट्रांसफर करने के यूज करने का नहीं है। तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आप रिपीटिंग अगेन, there are two different situations which can happen. Yesterday we solved two questions. In both the questions only first situation was happening, or in fact actually speaking problem was silent about reissue in yesterday's questions, and in today's question first question is reissue, and reissue is not all forfeited shares are reissued. Reissue is part of the forfeited shares are reissued. Then share forfeited का दो टुकड़ा करना पड़ेगा, that portion of shares forfeited which belongs to, which relates to shares which are reissued, and that portion of shares forfeited which relates to shares which are not reissued। जितना शेयर्स रीइश्यू किए हुए रहेंगे उसके सबसे रिलेटेड रहेगा, उसी को यूज करके कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है? शेयर फॉरफिट करके हमको फायदा हुआ है और रीइश्यू डिस्काउंट पे जाएगा तो हमको नुकसान हो सकता है, तो होने वाला फायदा माइनस होने वाला नुकसान, इन दोनों का नेट रिजल्ट मतलब अल्टीमेट फाइनल कैपिटल रिजर्व। तो फॉरफिचर की वजह से फायदा हुआ है क्या? हाँ, लेकिन वो कैसा है? मोटा मोटा फायदा है, ग्रॉस फायदा है, उसको डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करने का। क्यों नहीं ट्रांसफर करने का? क्योंकि आगे चल के रीइश्यू होने वाला है, और जब रीइश्यू होगा तो इट कैन बी आइदर एट पार और एट डिस्काउंट। इफ इट इज एट पार देयर इज नो डिफिकल्टी, देन एंटायर फॉरफिटेड अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, बट इफ इट इज एट डिस्काउंट देन देयर विल बी अ लॉस एंड दैट विल बी अ कैपिटल लॉस। तो उसी शेयर्स की वजह से आज कैपिटल प्रॉफिट, कल शायद कैपिटल लॉस होगा, तो जब तक कंफर्म नहीं होता है कि कैपिटल लॉस कितना हुआ है तब तक हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते नहीं। तो 2000 को फॉरफिट किया, 2000 को फॉरफिट करके प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन 1500 को रीइश्यू किया है, और 1500 को रीइश्यू करते वक्त शायद डिस्काउंट कुछ ना कुछ तो है। तो 1500 के बारे में मालूम पड़ गया कि उसका फॉरफिचर के टाइम फायदा कितना हुआ और रीइश्यू के टाइम लॉस कितना हुआ, उसका कंफर्म है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट आउट ऑफ 2000 500 ऐसे हैं जिनको फॉरफिट तो किया हुआ है पर उनको रीइश्यू किया हुआ नहीं, तो उनको रीइश्यू कब किया जाएगा पता नहीं, और जब रीइश्यू करेंगे तब एट पार इश्यू करेंगे क्या डिस्काउंट इश्यू करेंगे पता नहीं, तो उसका डिस्काउंट आएगा कि नहीं आएगा, लॉस आएगा कि नहीं आएगा, बाद में पता चलेगा। इसके लिए वो 500 शेयर से रिलेटेड जो शेयर फॉरफिटेड रहेगा
आई रिपीट, 500 शेयर से रिलेटेड जो शेयर फॉरफिटेड रहेगा उसको हम आज हाथ नहीं लगाएंगे, उसको शेयर फॉरफिटेड में रहने देंगे। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनी डिफिकल्टी? सब कुछ समझा क्या? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्योर, चलो ठीक है। आगे क्या बोलते हैं देखो, these forfeited shares reissued कितना 1005 of such shares to Mr. Short, लंबे वाले में रख दिया तो छोटे वाले को दे दिया, लॉन्ग को हटा दिया, शॉर्ट को डाल दिया। एट ₹65 per share paid up as ₹75 per share। प्लीज टेल मी, मतलब हमने शॉर्ट को जब शेयर इशू किए हैं तो शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 100 है कि 75 है? गांव के लोग 100 ही है। मैंने क्या पूछा है? फेस वैल्यू कितना? फेस वैल्यू 100 रुपया ही है, लेकिन लॉन्ग के पास के शेयर्स फॉरफिट करते वक्त हमारा कितना स्टेजेस पूरा हुआ था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इतना ही पूरा हुआ है। 75 कॉल्ड अप, मतलब एक रहेगा लॉन्ग, एक रहेगा अदर शेयर होल्डर्स, सबके पास से 75 मांगा रहेगा, उसमें से बाकी सब लोगों ने पैसा दिया रहेगा और लॉन्ग ने पैसा नहीं दिया था। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो लॉन्ग वाले शेयर्स को कैंसिल कर दिया है, फॉरफिट कर दिया है। शेयर्स को कैंसिल नहीं किया, सॉरी, लॉन्ग के मेंबरशिप को कैंसिल किया, उसका शेयर वापस दिया हुआ है। तो अभी तक लोगों के पास, जो बाकी के लोग हैं उनके पास शेयर्स वैसे ही, और वो 100 रुपए के शेयर से अपनी 75 पर शेयर पेड़ा कॉल अप करते, कभी क्या होता थे? अरे कुछ तो बोलो ना। तो बाकी के लोगों के पास के शेयर्स 100 रुपीज के शेयर्स है, ऑफ ₹100 ₹75 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप। उनका कॉल्ड अप एंड पेड अप सेम क्यों है? क्योंकि वो लोग नॉर्मल लोग, उनका कुछ अरियस वरियस कुछ है नहीं। और रह गया कौन? लॉन्ग। लॉन्ग के पास कितने शेयर्स थे? 2000। उसका क्या स्पेशलिटी था? ऑफ ₹100 ₹75 पर शेयर कॉल्ड एंड ₹25 पर शेयर पेड अप। फिर से वो कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो शेयर्स के दो टुकड़े, एक जनता के पास, एक लॉन्ग के पास। सभी शेयर्स का फेस वैल्यू क्या था? 100 रुपया। सभी शेयर्स का कॉल्ड अप वैल्यू क्या था? 75 रुपया। और जनता के पास जो शेयर्स है उसका पेड अप वैल्यू कितना था? 75। फेस वैल्यू 100, कॉल्ड अप वैल्यू 75 एंड पेड अप वैल्यू 75। इसके लिए, जनता के लिए। और लॉन्ग की स्पेशलिटी क्या है? फेस वैल्यू 100, कॉल्ड अप वैल्यू 75, पेड अप वैल्यू 25, उसका 50 रुपए का अरियर्स है। यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? फिर मैंने लॉन्ग के शेयर्स फॉरफिट करके ले लिए, लॉन्ग के शेयर्स फॉरफिट करके ले लिए और बाद में शॉर्ट को दिए, तो शेयर्स चेंज हुए कि शेयर्स वही है? तो शेयर्स का फेस वैल्यू चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा? जनता के पास 100 रुपए के थे, लॉन्ग के पास भी 100 रुपए के थे, तो वापिस करने का, इशू करने का उसका 1/4% फाड़ के फेंका है क्या? सर्टिफिकेट पूरा ही है। यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो 100 रुपए के ही शेयर्स है। ये 75 का लिखा है सर, 75 कॉल्ड अप, मतलब वो जो शॉर्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? भैया देख 100 रुपए का शेयर, आज तो उनको कितना देने वाला है? 65 रुपए देने वाला है। बट इसका मतलब ये मत समझ कि 100 रुपए का शेयर 65 में दिया, 35 रुपए का डिस्काउंट। समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? 100 रुपए का शेयर 65 में दिया। सर आपने बोला जनता के पास 100 रुपए के शेयर है, हाँ, तो सर मुझे भी अपने 100 रुपए के शेयर चाहिए, हाँ, तो सर मुझे 65 रुपए मांग रहे हो, हाँ, मतलब सर 35 रुपए का डिस्काउंट। बोलूंगा ना राजा, 100 रुपए का शेयर इशू कर रहा हूँ, लेकिन अभी 75 पर शेयर कॉल अप करके इशू कर रहा हूँ, मतलब आज 75 देना चाहिए था लेकिन 65 दे, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट है। तो सर बाकी का 25 जब मांगूंगा तब देना पड़ेगा, तब मैं जनता के पास से भी मांगूंगा और शॉर्ट के पास से भी मांगूंगा। जनता ने भी देना पड़ेगा, शॉर्ट ने भी देना पड़ेगा। जो नहीं देगा तो फिर से क्या करूंगा उनका? और भी क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना है वो चेक करने के लिए 75 और 65 को कंपेयर करना है, लेकिन फेस वैल्यू कितना है अगर ऐसा पूछा तो बी केयरफुल। फेस वैल्यू 75 नहीं है, फेस वैल्यू 100। तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? एंट्री में तो कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। यस, लेकिन अगर सपोज उन्होंने पूछा बैलेंस शीट भी लिखो, तो बैलेंस शीट में तुमको क्या बोलना पड़ेगा? सो मेनी शेयर्स ऑफ ₹100 each एंड सो मेनी शेयर्स ऑफ ₹75। Forfeiture doesn't alter the nature of shares. Forfeiture keeps the shares same. It only strikes off the name of the earlier member and can be new member's name can be written there. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? तो नेचर ऑफ शेयर 100 रुपए का ही, तो फेस वैल्यू 100 रुपीज, फेस वैल्यू 100 है, कॉल्ड अप वैल्यू 75। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? वो जो शॉर्ट है वो भी बड़ा होशियार है, उसने बोल दिया कंपनी को ठीक है 65 देने का ना, हाँ ठीक है, 35 रुपए का डिस्काउंट देना, हाँ नहीं, लेकिन ये भी बताओ कि कॉल्ड अप वैल्यू कितना है। वो भी पूछ रहा है कंपनी को कॉल्ड अप वैल्यू कितना है बताओ, नहीं तो कल तुम क्या बोलोगे मालूम है कि 70 रुपीज कॉल्ड अप, मतलब बाकी लोग कैसे 25 रुपए का कॉल करोगे, मेरे पास से 30 रुपए का कॉल करोगे। वो झमेला नहीं चाहिए। ऑब्वियसली कंपनी कैन नॉट डू दैट पर्पस।
बट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पार्ट. सपोज सर प्रॉब्लम अगर शांत रहता था तो अगर ऐसा बोलता था कि रीइश्यूड 1500 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट एट ₹65 per share पेड, फुल स्टॉप. उसके आगे का जो पोर्शन है एज ₹75 per share, वो नहीं रहता था, तो भी यही इंटरप्रेट करने का, क्योंकि जनता के पास जो ट्रीटमेंट है वही इसको रखना पड़ेगा. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? इजी केवल अभी अब रिपीट को लास्ट टाइम प्लीज टेल मी. फॉरफीचर की वजह से शेयर्स का नेचर चेंज होता है कि चेंज नहीं होता है? तो जनता के पास के शेयर्स कितने रुपए के थे फेस वैल्यू, और लॉन्ग के पास के कितने रुपए के थे? जनता के पास का कॉल्ड अप वैल्यू कितना था, लॉन्ग के पास का कितना था? तो इसका मतलब जब शॉर्ट को इशू करेंगे तो उसका फेस वैल्यू क्या रहेगा? 100. फेस वैल्यू क्या रहेगा? 100. और कॉल्ड वैल्यू क्या रहेगा? 75. जनता के पास का प्रोडक्ट वैल्यू कितना था? लॉन्ग के पास का कितना था? 25. इसके आपको गुस्सा की क्या कर दिया? फॉरफिट कर दी. कंपनी को गुस्सा आता है तो फोन करके गाली नहीं देती है. कंपनी को गुस्सा आता है, कंपनी क्या करेगी? पहले कॉल का नोटिस भेजेगी, फिर कॉल रिमाइंडर भेजेगी, फिर बाद में नोटिस बिफोर फॉरफिचर भेजेगी, और बाद में नोटिस ऑफ फॉरफिचर भेजेगी. स्टेप्स है. कंपनी ऐसा डायरेक्टली नहीं डिसाइड कर सकती है, उसको बार बार अपने को रिमाइंड करना पड़ता है. वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट. समटाइम्स देयर कैन बी सम डिफिकल्टी. यू आर डीलिंग विद योर शेयर होल्डर. शेयर होल्डर इज द ओनर. ओनर को तुम धक्का मार के बाहर निकाल रहे हो, जरा संभल के. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ही इज द ओनर, रिमेंबर. इवन इफ ही इज शेयर होल्डर ऑफ ओनली वन शेयर, तो ही इज द ओनर. तो उसको रिस्पेक्टफुली बोलेगा, सर आप अपना काम नहीं कर रहे हो. पहले कॉल, बाद में कॉल रिमाइंडर, बाद में नोटिस बिफोर फॉरफीचर, और बाद में नोटिस ऑफ फॉरफीचर. उसके बीच में टाइम गैप रहना चाहिए, क्योंकि वी नॉट एक्सेप्ट इट. समटाइम्स इट मे बी द केस दैट वो बाहर गया था, घर पे लॉक था, नोटिस अंदर पड़ा था, हॉस्पिटल में था हीरो. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? घर के लोग थे, उन्होंने क्या करते साइड में रख दिया. तो हॉस्पिटल से वापस आदमी पे बेड रिटर्न है, फिर जब जाग आया, आंखें खुली, तो समझ में आ रहा है शेयर फॉरफिट हो चुके हैं. ऐसा तो नहीं रहना चाहिए. उसको हम टाइम देंगे. स्टैगर्ड सिस्टम रहता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एड्रेस चेंज हो गया रहेगा तो पता नहीं. एड्रेस चेंज हो गया है और उधर जो अपना टेनेंट है, फिर नया कोई बात आदमी आया रहेगा, उसको बोल के रखा रहेगा मेरा लेटेस्ट आएगा तो याद रखना, मैं आऊंगा बीच बीच में और आके चेक करके रहूंगा. फिर मैं सब जगह मेरा एड्रेस चेंज किया हुआ नहीं. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? हो सकता है. तो इधर लेटर पहुंच गया और अपना हीरो बाद में इधर नए घर पे रहने को गया था, वहां से 2 महीना घूमने को चला गया. बाद में वापस आने का फिर से बार अरे अपने को उधर लेटर चेक करने जाने का, गया ही नहीं, देखने को भूल गया. कंपनी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट एनीथिंग कैन हैपन, लाइफ इज टू बिग. तो डायरेक्टली फॉरफिट नहीं होता, उसमें भी सिस्टम है. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो प्लीज बी केयरफुल. प्लीज टेल मी नाउ. लास्ट टाइम फटाफट से पूछते हैं, जनता के पास कैसे इसका फेस वैल्यू कितना? लॉन्ग के पास का? जनता के पास का कॉल्ड ऑफ वैल्यू? लॉन्ग के पास का कॉल्ड ऑफ वैल्यू? लॉन्ग ने पैसा भरा कि नहीं भरा? कितना भरा? कंपनी को क्या हुआ? गुस्सा आया. गुस्सा आया तो क्या कर दिया? कितने शेयर प्रॉफिट कर दिए? बाद में कंपनी क्या कर सकती है? रीइश्यू. किसको रीइश्यू करने वाली है? शॉर्ट को. सारे के सारे शेयर रीइश्यू किए, 1500 रीइश्यू किए, 1500 रीइश्यू किए. और उसको कैसे रीइश्यू किया? एट पार, क्या प्रीमियम, क्या डिस्काउंट? एट डिस्काउंट. यस. फेस वैल्यू कितना? फेस वैल्यू 100 के 75. फेस वैल्यू 100 के 75. फेस वैल्यू चेंज होता, कॉल्ड अप वैल्यू कितना और डिस्काउंटेड वैल्यू कितना? मतलब डिस्काउंट का अमाउंट कितना? 10 रुपीज पर शेयर. तो क्या करते हैं? एनी डिफिकल्टी? पहले बेसिक टेबल बना लो, वो होने के बाद हम लोग फिर एंट्रीज करें. हो गया टेबल?
हो गया? Shall I start? चल, पहला एंट्री क्या होगा? डाइजेस्ट परसेंट प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डिवाइड बाय द अमाउंट कॉल्ड अप. हाउ मेनी शेयर्स? 2000 into ₹75. अच्छा, प्रीमियम है कि नहीं है? है ही नहीं तो डेबिट करने का सवाल ही नहीं आता, तो डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बाद में क्या आएगा फिर तुम्हारा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट पेड. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट नहीं, सॉरी, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बाय द अमाउंट पेड अप. तो पेड अप कितना रहेगा आपका? 2000 into 25. टू अलॉटमेंट इन अरियर्स 2000 into 25. टू कॉल्स इन अरियर्स 2000 into 25. क्योंकि मैं अलॉटमेंट इन अरियर्स और कॉल्स इन अरियर्स का अलग अलग अकाउंट बनाता हूं. सर मैंने एक ही अकाउंट बनाया रहेगा तो आपको बोलना पड़ेगा टू कॉल्स इन अरियर्स 2000 into 50. क्या समस्या कि मैं कैसे बोल रहा हूं? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डिफिकल्टी? नेक्स्ट पार्ट. फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? रीइश्यू. रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हैव टू बी 65. तो एंट्री कैसे होगा आपका? पहले देख लो ना गांव के लोग, ऐसा क्या करते हो? एंट्री क्या होगा आपका? बैंक अकाउंट डेबिट 2000 into 65. डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना रहे? 35 के 10. 35 ना? आपने बोला ना शेयर्स में चेंज होता नहीं तो 100 रुपए का शेयर 100 रुपए का ही है ना. लेकिन कॉल्ड अप कितना? 75 पकड़ने का. समझा ना मैं क्या बोला? अदरवाइज देयर विल बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स इन द मार्केट. एक कौन सा? जनता के पास इनको 100 का 75 बोल के रखा है, उनका अभी तक 25 रुपए मांगने वालों से बोल के रखा है, और ये शॉर्ट का गड़बड़ हो जाएगा. यार समझता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो वी हैव टू कंसीडर कि फेस वैल्यू वही रहेगा तो भी कॉल्ड अप वैल्यू भी 75 पकड़ेंगे. तो 75 and 65 के बीच का डिफरेंस मतलब 10 रुपीस का डिस्काउंट. एंड बाद में टू डाइजेस्ट परसेंट प्रेफरेंशियल कैपिटल 2000 into 75. फिर बाद में क्या करना पड़ेगा? शेयर्स फॉरफिटेड के अंदर जितना अमाउंट बैठा हुआ था, प्लीज टेल मी, शेयर्स फॉरफिटेड के अंदर कितना अमाउंट एज पर द फर्स्ट एंट्री? एज पर द फर्स्ट एंट्री मिला? ढूंढ रही है कब से? आके ढूंढ रही है किधर है शेयर फॉरफिटेड करके. फर्स्ट एंट्री मतलब ये फर्स्ट स्लाइड का एंट्री नहीं, ये एंट्री. ओके, इधर लिखा है शेयर्स फॉरफिटेड बाय द अमाउंट पेड अप. कितना अमाउंट है? 50,000. मिला कर आपको सबको? ये 50,000 को अपने को पूरा पूरा उड़ा देने का है कि पूरा पूरा नहीं उड़ा सकता है? ये 50,000 किसके वजह से आया है? 2000 शेयर्स की वजह से आया है. और रीइश्यू कितने शेयर्स का है? 1500 शेयर्स. अरे इधर 2000 का कंसीडर किया गया. एक मिनट, लेट मी सी हाउ मेनी शेयर्स. इधर 1500 ना, मुझे चेंज करना पड़ेगा. हाँ जी बोलो जी, अमाउंट कितना आया इधर? हाँ चलो चलो ठीक है, मैं वैसा करता हूँ फिर. आई थिंक आई मस्ट हैव डिस्कस्ड इट लाइक दैट कि ये रीइश्यू जो है ना, अगर वो रीइश्यू ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स का रहता था, इधर इधर देखो ना, इधर इधर, ये प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम एक्चुअली 1500 बोल के रखा है, फिर मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया हुआ है. क्या कह रहे आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो. तो अगर सारे के सारे 2000 को रीइश्यू करते थे, फिर मैं ऐसा करता था कि सारा का सारा 50,000 को उठा लेता था और सारे के सारे 50,000 को यूज करके कैपिटल रिजर्व डिसाइड करता था. देन आई वुड हैव सेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स मतलब 2000 into 65, 2000 into 10 and 2000 into 75. फिर शेयर फॉरफिटेड में बोलता था पहला वाला कितना है? 50,000. शेयर फॉरफिटेड कितना है? 50,000. उसमें से कितना हटाने का? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू का इधर का 20,000 बच गया. कितना? 30,000. ये कब होता था? इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड. बट दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम. आवर प्रॉब्लम इज टेलिंग अस कि ओनली 1500 शेयर्स आर इश्यूड. मिला कर आपको सबको? तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? भैया ये 50,000 जो है ना, वो ये 2000 के लिए है और हमको इश्यू करने का 1500. 50,000 2000 के लिए, 2000 की वजह से 50,000, 2000 की वजह से 50,000, तो
1500 की वजह से कितना रहेगा, तो कितना रहेगा कैसे कैलकुलेट करने का, इट विल बी 50,000 इंटू 1500 अपॉन 2000। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ, फॉरफीचर का एंट्री वही रहेगा, रीइश्यू का एंट्री भी वही रहेगा, सिर्फ कैपिटल रिजर्व के टाइम पूरे के पूरे शेयर स्वैप को हाथ में लगाने का, प्रोपोर्शनेट कंसीडर करने का। प्रोपोर्शनेट कैसे आएगा तुम्हारा, फिर टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, सुनिए सुनिए सुनिए, रेशियो क्या है, रेशियो है अमाउंट फॉरफिटेड इनटू नंबर रीइश्यूड अपॉन नंबर फॉरफिटेड। आई रिपीट, if there is a partial reissue, तो amount to be debited to shares forfeited account. If there is a partial reissue, तो amount to be debited to share forfeiture account for the purpose of creating capital reserve is calculated by a simple formula, which you can derive on your own also by applying your logic. But those of you who don't want to apply logic in exam, want to have a direct formula, formula क्या हो जाएगा फिर, amount forfeited into number reissued, ये तुम्हारा number issued, upon number forfeited is equal to the amount to be debited to share forfeited account. सब कुछ समझा क्या? तो अभी आपको क्या करने का है, पहले ये वाला एंट्री करने का है, फिर ये दोनों करने का है, इसको डबल अंडरलाइन करो, याद रखो प्लीज, इफ ऑल द शेयर्स वुड हैव बीन रीइश्यूड, ऐसा करके लिखने का है। और बाद में फिर आगे क्या करने का मालूम है क्या, ये जो है ना, ये एंट्री फिर से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1500 शेयर्स रीइश्यूड का और बाद में कैपिटल रिजर्व का एंट्री अलग से करेंगे। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अच्छा एक मिनट, हाँ ये और एक पॉइंट है, कोई लोग बोलते सर ये जो एंट्री है ना, रीइश्यू ऑफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स है, तो रीइश्यू ऑफ पार्शियल शेयर्स, कुछ आपने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू अकाउंट डेबिट। सर मैं डिस्काउंट ऑन रीइश्यू नाम का अकाउंट यूज नहीं करता हूं ना, डायरेक्टली शेयर फॉरफिटेड का डेबिट करता हूं ना, चले दैट इज आल्सो, समझ में कैसे बोल रहा हूं मैं, जनरली क्या कंसीडर करता हूं कि जो अकाउंट में शायद बैलेंस बच सकता है, नहीं बच सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है, उस अकाउंट को डायरेक्टली हाथ नहीं लगाने का। समझ में कैसे बोल रहा हूं, एज फार एज पॉसिबल जितना खेलने का उतना साइड में निकाल के बाद में खेलने, दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। अल्टीमेटली वो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कैंसिल ही होने वाला, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो वन कैन से दैट सर मैं डायरेक्टली पूरा करता हूँ, मैं बोलूंगा अच्छी बात है, मैं कुछ ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन याद रखो अगर दाल और राइस खाने का रहेगा तो दाल अलग से पकाओ और राइस अलग से पकाओ, इकट्ठा पकाओगे तो खिचड़ी बन जाती है, दाल राइस नहीं मिलता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो मिस्टेक्स होने का चांसेस बढ़ता है, वो अवॉइड करने के लिए हमने सेपरेट एंट्री किया है। अभी ठीक है ना बच्चा, चेहरे पे लग नहीं रहा है, तो बाहर के साइड में बैठना, सबको क्यों डराती है, घर जाना चाहती है क्या, घर जाएगी। ये तो एसटी बस का आइडिया है कि नहीं, बाहर बैठने का रहेगा तो क्या नाश्ता वगैरह केला इसका बड़ा, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, लाया कि नहीं लाया, कि लाया भी नहीं, लेकिन खाने का मन नहीं करता, कोणाकडे काय आवाज बरोबर काय करे, असेल तर जरा तिला द्या।
आवळा सुपारी लवंग. Yeah. At rupees 65 is called up. At rupees 65 paid up. 75 called up. Complete. Shall I go ahead?
चलिए, shall I go ahead now? हाँ, इस करें। अभी 1500 का हेडिंग है। और फीचर का एंट्री फिर से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीइश्यू का एंट्री करोगे और कैपिटल रिजर्व का एंट्री करोगे, सिर्फ रीइश्यू का एंट्री करोगे और फॉरफिटेड का एंट्री करोगे, सॉरी फॉरफिटेड का एंट्री करोगे और रीइश्यू का एंट्री करोगे। उल्टा बोला क्या मैंने? रीइश्यू का एंट्री करोगे और कैपिटल रिजर्व का एंट्री करोगे। हाँ, बदलायला लागला हो गया क्या पूरा? चलो, हो गया ऐसा मुझे लगता है। जल्दी करो, टाइम पास मत करो।
Yes, I think everybody has completed writing. Yes. And we can go for now the next question. We are on page number 38 actually, slide number 38. अपने को 53 तक जाना है. मेरा ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन था कि हम शायद आज सारा का सारा पूरा कर सकेंगे. It's already 9:42. मतलब ये लेक्चर में आधा घंटा बाकी है. बाद में 1 घंटा, 1.5 घंटे में तो इतना नहीं पूरा होता है एक्चुअली स्पीकिंग. चलो ठीक है, जितना पूरा कर सकेंगे उतना. Be with me. Okay. Shall I go ahead now? Yes, sir. Ready? Beautiful Company Limited issued 30,000 equity shares of rupees 10 payable and rupees 3 per share on application, 5 per share including rupees 2 premium on allotment, and rupees 4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all shares was fully received except from Ram holding 500 shares who paid to pay allotment and call money, and Shyam holding 1,000 shares who paid to pay the call money. All those 1,500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1250 including whole of Ram's shares were subsequently reissued to Jadu. जादू बोलो तो अच्छा लगेगा वैसा बोलो. At a discount of rupees 2 per share. Pass necessary journal entries in the journal of the company to record the forfeiture and reach of the shares. Also prepare the balance sheet of the company. वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम. 15 मार्क आ सकता है. ठीक है, क्या क्या है? Please tell me. You are writing the books of which company? How many shares the company is issuing? What is the nature of shares? What is the base value per share? The shares are issued at par के premium. Rupees how much per share? इसका मतलब 10 रुपए का शेयर कितने में इशू किया रहेगा? फिर उसका अमाउंट कैसे कैसे कलेक्ट किया है और एप्लीकेशन कितना रुपया? अलॉटमेंट में कितना रुपया? इसमें से कौन से स्टेट में प्रीमियम तक इंक्लूड किया हुआ है? तो अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितना छुपा है? अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना छुपा है? अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना हो गया? उसके बाद में हाउ मेनी कॉल्स आर देयर? तो उस कॉल में कितना पैसा मांगने वाले हैं? पहले 3, बाद में 5, हो गया कितने? 15. सॉरी, हो गया कितने? 8. 8 प्लस 4 मतलब कितना हो गया? क्या पागल हो यहाँ पे? डिस्कशन कर रहा हूँ तो ध्यान किधर है? फिर से एक बार, फेस वैल्यू कितना है? और इशूड कितने पे है? 12. इसका मतलब क्या कंसीडर करना पड़ेगा? प्रीमियम 2 रुपए का है, एप्लीकेशन में कितना? 3, अलॉटमेंट में 5 और फर्स्ट कॉल में 4. काम खत्म हो गया. नेक्स्ट पार्ट, इज देयर एनी ओवर सब्सक्रिप्शन? कितने शेयर्स इशू करने वाले थे? उन्होंने सिर्फ इतना बोला है, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर सो मेनी शेयर्स. ऐसा कुछ बोला है कि नहीं बोला है? आई थिंक इज मेंशन्ड. इधर के अपने को टेंशन नहीं है. इस प्रॉब्लम में अलॉटमेंट इन एडवांस का झमेला आने वाला नहीं है. तो प्रॉब्लम 18 मार्क का नहीं हो सकता, 15 मार्क का मैक्सिमम हो सकता है. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, प्लीज टेल मी, ऑल द शेयर होल्डर्स आर पेइंग ऑल द मनी, के सम शेयर होल्डर्स आर हैविंग सम डिफिकल्टीज? Who are having difficulties? राम ने कितने शेयर मांगे थे? श्याम ने कितने शेयर मांगे थे? हमने राम को कितने शेयर इशू किए थे? हमने श्याम को कितने शेयर इशू किए थे? क्योंकि उनका नंबर अपलाइड नंबर ऑर्डर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. Then comes the next part. 500 लगे राम के, 700 कितने हजार होंगे श्याम के?
तो कितने का हिसाब लग गया? कब मिला के कितने इशू किए थे? जनता के पास कितने रहेंगे? राम के पास 500, श्याम के पास 1000, तो राम और श्याम को छोड़ के बाकी की जनता के पास कितने शेयर रहेंगे? 28,500 शेयर से कुछ गड़बड़ किया है कि गड़बड़ नहीं किया है? काम खत्म हो गया। समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट। राम ने तकलीफ देना कब से चालू किया? अलॉटमेंट से चालू किया। श्याम ने कब से चालू किया? So you tell me, राम का फॉरफीचर कब होने वाला है? आफ्टर अलॉटमेंट या आफ्टर कॉल? भले ही राम ने अलॉटमेंट के बाद तकलीफ देना चालू किया रहेगा, तो भी फॉरफीचर कब से हुआ है? आफ्टर कॉलिंग फुल मनी। समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? अलॉटमेंट का तकलीफ दिया, चल फॉरफिट किया, ऐसा नहीं। अलॉटमेंट का तकलीफ देने वाला ठीक है, कॉल करके देखते हैं तब तक दे देगा पैसा। तो हमने शेयर्स पार्टली कॉल्ड अप रहते वक्त फॉरफिट किए हुए हैं कि फुल्ली कॉल्ड अप करने के बाद फॉरफिट किए? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट। तो राम ने क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है, और प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ इंक्लूड किया जाता है? इसका मतलब आपको क्या लगता है? राम के पास प्रीमियम डिमांडेड एंड रिसीव्ड है कि प्रीमियम नॉट डिमांडेड है कि प्रीमियम डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड है? मतलब राम के शेयर्स को फॉरफिट करने का जब आप सपना देखोगे तो उस सपने को अमल करोगे तो एट दैट टाइम प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। श्याम कितने शेयर्स का होल्डर है? तो कब से तकलीफ देना चालू कर रहा है? मतलब श्याम के पास से हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया क्या? उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगा क्या? उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया क्या? उसके बाद कॉल का पैसा मांगा क्या? उसने कॉल का पैसा दिया क्या? आपको अच्छा लगा कि हमने फॉरफिट किया? फॉरफिट किया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉस्ट। मतलब उसके पास हमने प्रीमियम मांगा था कि नहीं मांगा था? उसने प्रीमियम दिया था कि नहीं दिया था? तो राम का सिचुएशन प्रीमियम डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड था, श्याम का सिचुएशन डिमांडेड एंड रिसीव्ड है। तो श्याम को फॉरफिट करते वक्त प्लीज टेल मी, उसके शेयर फॉरफीचर के साथ आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करोगे कि नहीं करोगे? सबको समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? एनी डिफिकल्टी? नेक्स्ट पार्ट। बाद में आप रीइश्यू करने का ख्वाब देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आपका ख्वाब पूरा हुआ कि पार्शियली पूरा हुआ? कितने शेयर्स रीइश्यू करने की ताकत आप रखते थे? 500 कौन से वाले? 1000 श्याम के और 500 के। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन उन्होंने बोला हमने सिर्फ कितना इश्यू किया है? 1250 इश्यू किया है, बराबर ना? 1250 इश्यू किया है। दैट 1250 शेयर्स आर इश्यूड एट पार के प्रीमियम के डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑफ रुपीस कितना बचा है? ये प्रॉब्लम में शेयर्स आर having a different face value and different called up value के शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप। मतलब ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, इसलिए बोला हम जैसा 100 75 65 ऐसा लेवल नहीं। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट। फिर जो 1250 इश्यू किए हैं वो कौन सा है? सारे के सारे श्याम और 250 राम के सारे राम और 750 श्याम। आपको कैसे समझे? अभी पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा। हाउ इज द एनालिसिस टेबल? कॉलम कौन से आएंगे? पर्टिकुलर्स, रामू भैया, श्यामू भैया, जनरल जनता और बाद में टोटल। रामू भैया का स्पेशलिटी क्या है? अय्या और कैया। मिला क्या आपको? मतलब क्या रे? अलॉटमेंट इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एरियर्स। और श्यामू भैया क्या करता है? सिर्फ सीआई। क्या रे समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? अदर्स का तो कुछ झंझट नहीं है। टोटल में तो हमने अब टोटल आता है। तो जरा ठीक से देखो, मुझे बताओ नंबर अप्लाइड सबका सेम टू सेम रहेगा? मतलब सॉरी, नंबर अप्लाइड एंड अलॉटेड अपना अपना कैटेगरी में सेम टू सेम रहेगा। अप्लाइड एंड अलॉटेड में डिफरेंस रहने वाला नहीं है। 500 मांगा तो 500 मिला, 1000 मांगा तो 1000 मिला, बाकी के 28,500 के सामने 28,500 दिया, मतलब 30,000 के सामने 30,000 दिया। नंबर अप्लाइड सॉरी बाद में एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹3 है, उसमें बताओ मुझे बैंक रिसीव्ड की बात चालू है तो यू टेल मी, बाद में लिखो, पहले बताओ बैंक रिसीव्ड के लिए आप कौन से लाइन को पकड़ते हो? नंबर अप्लाइड इनटू क्या रे? मतलब कितना रुपीस? 3। तो सबका पैसा मिल गया। बाद में ट्रांसपोर्ट कैपिटल सेम टू सेम। बाद में अलॉटमेंट में कैसा है? 3 + 2 = 5। 3 किसका? फेस वैल्यू का। 2 किसका? प्रीमियम का। तो 5 किसका? टोटल डिमांड का। क्या रे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो ट्रांसपोर्ट टू कैपिटल के लिए 3 इंटू, मैं जरा कंफ्यूज हूँ, नंबर अप्लाइड के पास जाऊँ कि नंबर अलॉटेड के पास जाऊँ? नंबर अप्लाइड का एक ही लाइन है, बाद में कभी वापिस नहीं यूज करने का उसको, तो यूज कर लिया। 1500 3000 85,500 मिल गया। बाद में ट्रांसफर टू प्रीमियम, फिर बाद में मिल गया अपने को टोटल डिमांडेड। मुझे जरा बताओ एप्लीकेशन का एंट्री क्या करोगे? एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड,
उसके बाद में एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, उसके बाद में एप्लीकेशन मनी डिमांड, सॉरी अलॉटमेंट मनी डिमांडेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 1,50,000, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, तो सिक्योरिटी स्वीम कितना, उसके बाद में आपको पैसा पूरा मिल रहा है कि कोई तकलीफ दे रहा है, कौन तकलीफ दे रहा है, राम भैया, वो क्या करते हैं अय्या, मतलब क्या रे, अलॉटमेंट अरियर्स, तो अलॉटमेंट अरियर्स का अमाउंट कितना है 2,500 मिला के रे, तो अपने को पूरा पैसा मिलेगा राम के पास से कि कुछ भी नहीं मिलेगा राम के पास से अभी, और शाम का कुछ तकलीफ है कि तकलीफ नहीं है, तो उसका बैंक रिसीव्ड आ जाएगा, अदर्स का भी तकलीफ नहीं, उनका भी बैंक रिसीव्ड आ जाएगा, तो बैंक रिसीव्ड का टोटलिंग कितना आएगा 0 + 5,000 + 1,42,500 मतलब 1,47,500, मुझे बैंक रिसीव्ड का एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर, उसके बाद में कौन सा स्टेप आएगा, कॉल, कॉल राम को करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि राम को अभी तक फॉरफिट नहीं किया हुआ है, जिंदा है वो, अपने शेयर होल्डर के रजिस्टर में भी उसका नाम है, तो राम के पास भी पैसे मांगेंगे, श्याम के पास भी मांगेंगे और जनता के पास भी मांगेंगे, लेकिन तकलीफ कौन दे रहा है अभी, राम एंड श्याम तकलीफ दे रहे हैं, राम का तकलीफ कितने का 2,000, श्याम का 4,000, पहले मुझे बताओ फर्स्ट कॉल डिमांडेड एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू, उसके बाद में बैंक का एंट्री बोलो, जिस एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट रहते हैं वो एंट्री बोलने के टाइम हमेशा याद रखो अमाउंट के साथ बोलने का रहता है, जो एंट्री में 2 ही अकाउंट अफेक्ट हुए रहते हैं ना, वहां पे तुम पहले एंट्री बोल के बाद में एक बार अमाउंट बोलोगे तो भी चलता है, क्योंकि दोनों को सेम ही अमाउंट रहता है, जिस एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट होता है तो आप कौन से अकाउंट को कितना अमाउंट गया समझ में आता नहीं, तो whenever any entry is having more than 2 accounts always specify the entry with amount when you are speaking it, तो एंट्री क्या आएगा बोलो, सुना मैंने, मेरा कान में फिल्टर है, कौन क्या क्या बोलता है मुझे सुनाई देता है, हाँ चलो ठीक है, फटाफट से कर दो पहले एंट्री, ये अपना बेसिक टेबल और उसके बाद में मेन टेबल, जल्दी वरना ब्रेक कैंसिल करूंगा। बेसिक टेबल एंड मेन टेबल,
Complete. Come on, be quick.
अभी पहला सब एंट्री आपको करना है, एप्लीकेशन का 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट का 2 एंट्रीज और कॉल का 2 एंट्रीज, 6 एंट्रीज आपको करना है। एंट्रीज मेरे पास रेडी है लेकिन आपको दिखा हुआ नहीं, आपको करने को आना चाहिए। और सब एंट्रीज डिस्कस करके हो गया अपना ऑलरेडी एक बार। ये कायदे पूरा प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज बाद में मुझे रीशू का एंट्री सिखाना है, फॉर्मेशन का एंट्री सिखाना है, रीशू का एंट्री और बैलेंस शीट भी करना है, ये तो ब्रेक कम हो जाएगा। कंप्लीट, कहाँ तक पहुंचे, अलॉटमेंट हुआ क्या? फर्स्ट कॉल कर रहे हो, फर्स्ट कॉल हो गया।
Is it complete? Shall I go ahead? Hey, boys and girls, be quick. Tell me, shall I go ahead? हो गया? एड्रेस फटाफट से चेक कर लो. पहला एंट्री बैंक अकाउंट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 है क्या रे? दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000. तीसरा एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 to equity share capital 90,000 to securities premium 60,000. Next entry bank account debit 1,47,500. Allotment in arrears account debit 2,500 to equity share allotment account 1,50,000. बाद में इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट रुपीज 1,20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000. बाद में बैंक अकाउंट डेबिट 1,14,000, कॉल्स एंड एरर्स अकाउंट डेबिट रुपीज 6,000, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000. सगळ्यांना समजलं का? नेक्स्ट पार्ट अभी करना है तुमको फॉरफीचर. पहले राम को फॉरफिट करेंगे, फिर शाम को फॉरफिट करेंगे.
राम के फॉरफीचर के बाद यू टेल मी प्रीमियम इज डिमांडेड एंड रिसीव्ड के डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब राम के वक्त अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप है, सो 500 into 10। बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 into 2 टू शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट बाय द अमाउंट पेड अप। राम ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा भरा था मेरे ख्याल से, नहीं हाँ एप्लीकेशन का भरा था ना उससे, सो 500 into 3 टू अलॉटमेंट इन एरियाज 500 into 5 एंड टू कॉल्स इन एरियाज 500 into 4। ये राम का फॉरफीचर है। शाम के वक्त प्लीज टेल मी पूरा पैसा मांगा था कि पार्शियली मांगा था, और उसने कौन सा भरा है, मतलब उसका अलॉटमेंट एरियाज है ही नहीं, उसका सिर्फ कौन है, कॉल्स इन एरियाज ही है। और प्रीमियम इज डिमांडेड एंड रिसीव्ड, मतलब प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत नहीं है। सो एंट्री क्या होगी, बाय द अमाउंट कॉल्ड अप मतलब 1000 into 10 टू शेयर फॉरवर्डेड बाय द अमाउंट पेड अप मतलब 1000 into 6 टू कॉल्स इन एरियाज 1000 into 4। एक मिनट रुको ना, शेयर्स फॉरफिटेड में 3 into 5 मतलब 8 रुपए पकड़ने का, कि 3 into 3 मतलब 6 रुपीज पकड़ने का, बाय द अमाउंट पेड अप ना, तो उसने 3 रुपए भी भरा और 5 रुपए भी भरा है ना, तो उसने 8 रुपए भरा है ना, बट 2 रुपए ऑलरेडी कहाँ पे चला गया है, प्रीमियम में चला गया है। हम प्रीमियम को डेबिट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, प्रीमियम को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम इज नाउ आउट ऑफ आवर वर्किंग कंप्लीटली। सो मतलब ये जो लास्ट कॉलम है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने को यहीं से खेलने का है सिर्फ। यार समझ सके कैसे बोल रहा हूँ, चल फटाफट से पूरा कर दो राम फॉर फीचर और श्याम फॉर फीचर। अलॉटमेंट एंड कॉल, राम के लिए फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल बाय बोर्ड रिजल्ट नंबर एंड डेटेड वगैरह करके। हाँ
रीइश्यू का कमेंट भी चलेगा, कैपिटल जो का टाइम संभाल के करेंगे। मैं जनरली क्या कंसिडर करता हूँ कि राम को अलग कंसिडर करो, शाम को अलग कंसिडर करो, दैट इज मोर इजी। मतलब उसका रीइश्यू भी अलग कर दो, उसका ये भी अलग कर दो। बट जनरली क्या होता है, वो एक ही आदमी को रीइश्यू होता है। Shall I go ahead now? Yes, sir. For the entries for reissue and capital reserve, everybody is with me? चलिए, ये अपना फॉरफीचर का एंट्रीज पहले करके हो गया, फिर से करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ वो वहां से यहाँ पे कॉपी करके रखा है फॉर द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग। नाउ लेट अस गो फॉर राम रीइश्यू, राम कैपिटल रिजर्व, श्याम रीइश्यू, श्याम कैपिटल रिजर्व। सर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली एक ही रीइश्यू का एंट्री करता हूँ। करो बाबा, कंबाइंड एंट्री से मुझे प्यार तो है नहीं। मुझे जिंदगी में एक ही बार फाउंडेशन देना है और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है अच्छे मार्क के साथ। तो मैं सिंपल करने का कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम क्या 2 मिनट पड़ेगा, लेकिन मेरा मिस्टेक होने का चांसेस 0 करना है मुझे। नहीं सर मैं मैनेज कर लूंगा, मुझे आएगा, चलेगा, गुड, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। देयर इज नो कंपनीज एक्ट व्हिच टेल्स यू दैट ऐसा ही करना चाहिए, फिर ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग का कन्वीनियंस है, बाकी कुछ है नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने क्या कंसिडर किया है, राम का रीइश्यू राम का कैपिटल रिजर्व अलग, और श्याम का रीइश्यू श्याम का कैपिटल रिजर्व अलग। कोई दूसरा प्रोफेसर रहेगा, कोई दूसरा बुक रहेगा, बोलेगा नहीं हम लोग रीइश्यू का एंट्री कंबाइन करेंगे और कैपिटल रिजर्व का अलग अलग करेंगे, करो। कोई और एक रहेगा, बोलेगा नहीं मैं रीइश्यू का भी कंबाइन करूंगा, कैपिटल रिजर्व भी कंबाइन करूंगा, करो, जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। क्लियर? चलो, तो राम का रीइश्यू करना है 500 शेयर्स, क्योंकि उन्होंने बोला था 1250 रीइश्यू करना था, उसमें से 500 पूरे पूरे राम के इश्यू करने थे। और कितने में इश्यू करने थे? ₹8। एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 500 into 8, डिस्काउंट एंड रीइश्यू 500 into 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 into 10, मिलाकर आपको सबको। फिर राम का कैपिटल रिजर्व, शेयर्स फॉरफिटेड, कितना अमाउंट है उसका? ₹1500 into 500 शेयर्स रीइश्यूड अपॉन 500 शेयर्स फॉरफिटेड। मतलब एक्चुअली स्पीकिंग ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राम के लिए क्या हो गया है, पार्शियल रीइश्यू के फुल रीइश्यू है। मतलब वो रेशियो यूज नहीं किया तो भी चलेगा, सारा का सारा अमाउंट यूज किया तो भी चलेगा 1500 का। यार समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ? मैं सिर्फ आपको बताया हुआ, आपको जो मैंने फॉर्मुला सिखा के रखा था। फॉर्मुला क्या बोला था मैंने? अमाउंट फॉरफिटेड इनटू नंबर रीइश्यूड अपॉन नंबर फॉरफिटेड। वो लिख के दिखाया, बाकी कुछ है नहीं। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, फिर बाद में टू डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऊपर का ले लिया, तो बाकी का 500 रुपए बैलेंसिंग फिगर है, ये वाला 500 बैलेंसिंग है, नॉट गिवन बाय द प्रॉब्लम, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फिर श्यामू भैया को रीइश्यू करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा? 1250 रीइश्यू करने का ख्वाब था, उसमें से 500 का ख्वाब तो राम ने पूरा कर दिया, मतलब श्यामू भैया के लिए कितना रह गया? 750। तो 750 into 8 मतलब 6000, डिस्काउंट 750 into 2 मतलब 1500, इक्विटी शेयर कैपिटल। और अभी नहीं बोलने का कि सर जाने दो ना, फॉर्मूला क्या फर्क पड़ता है। राम के लिए ठीक है, क्योंकि राम का फुल रीइश्यू है, श्याम के लिए पार्शियल रीइश्यू है। मतलब क्या बोलना पड़ेगा? श्याम का कैपिटल रिजर्व कितना था? श्याम का कैपिटल रिजर्व सॉरी श्याम का शेयर फॉरवर्ड कितना था? 6000। तो 6000 इज बिकॉज ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? 1000 शेयर्स। एंड हाउ मेनी शेयर्स यू आर रीइश्यूइंग? 750। तो बोलना पड़ेगा 6000 into 750 अपॉन 1000, दैट इज अमाउंट टू बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड। और ये करने के लिए मैं जनरली उसको सेपरेट करता हूँ, तो इजी ज्यादा करने के लिए, काम करने के लिए। चलो फटाफट पूरा कर दो। जल्दी, लेफ्ट साइड का फिर से मत देखो, राइट साइड का देखो। राम रीइश्यू राम कैपिटल रिजर्व, श्याम रीइश्यू श्याम कैपिटल रिजर्व। 1019 हो गया, ब्रेक का 4 मिनट खत्म। क्या होशियार बच्चे, ब्रेक में भी पढ़ाई करते हैं।
हो गया? चला स्टार्ट। इधर से ना, ये देखना, पिछले प्रॉब्लम में नरेशन लिख के दिया था तुम लोगों को मैंने। बोलो ऐसे कैसे हो गया? नरेशन तो मैं देता ही हूँ। कंप्लीट। बैलेंस शीट की बात करनी है मुझे। पीछे मत रहिएगा। चलो, बैलेंस शीट में क्या आएगा मालूम है? सिर्फ आएगा शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में बैंक, बाकी सब चीजें कुछ है ही नहीं। तो उतने लिखा तो भी चलेगा बैलेंस शीट में। उसमें से मुझे कौन चाहिए अभी? शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का मुझे शेड्यूल बनाना पड़ेगा और कैश और बैंक का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कौन आएगा? ऊपर आप लिखते हो क्या है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, मुझे याद नहीं आ रहा है, पहले हेडिंग बताओ। उसके अंदर सबसे पहले कौन आता है? उसके अंदर कौन आएगा और बाद में कौन आएगा? बाद में बाकी कुछ नहीं लिखा तो भी चले। डायरेक्टली बाद में टोटल, उसके बाद में कौन आएगा? एसेट। उसमें डायरेक्टली क्या लिख देने का? कैश एंड बैंक। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बाकी सब कुछ नहीं लिखा तो भी चले। व्हाट आइडिया? और शेयर कैपिटल का हम लोग शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल क्या रहेगा? देखो तुम्हारा ऑथराइज पता नहीं, उन्होंने बोला नहीं था कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है करके, तो क्वेश्चन मार्क डबल अंडरलाइन मिला कर आपको सबको। बाद में इशूड सब्सक्राइब पेड, उसके अंदर क्या आएगा? मुझे तो लग रहा था कि 30 लिखूं, लेकिन तभी स्ट्राइक हुआ कि शाम का जो शेयर्स है उसमें से 250 अभी तक फिर से पर जनता के पास गया हुआ नहीं है, अपने पास ही पड़ा हुआ है। इसको क्या करना पड़ेगा? 29,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 दे आर ऑल फुली पेड, क्योंकि इशू करके उसको फुली पेड करवा के लिया, दे आर ऑल फुली पेड। So 29,750 equity shares of rupees fully paid मतलब कितना हो गया? 2,97,000। अब एक छोटा पॉइंट, प्रेजेंटेशन पॉइंट, this is to be considered compulsorily as it is because it is given by Companies Act. Shares forfeited का अमाउंट जो रहेगा रीइश्यू करने का बाकी है, वो वाला अमाउंट should be always shown as a part of share capital. तो शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाया गया, यार समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? कितना अमाउंट उसका?
राम का तो शेयर फॉरफिटेड जो था, राम का शेयर फॉरफिटेड था इधर 1500, और वो बाद में सारा का सारा इधर यूज हो गया 1500, मतलब राम का शेयर फॉरफिटेड बाकी नहीं है, वो डेबिट हो गया, डेबिट क्रेडिट करके कैंसिल हो गया। और श्याम का कितना था शेयर फॉरफिटेड 6000, बट यूज कितना क्या है 4500, क्रेडिट क्रेडिट शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट 6000, और शेयर फॉरफिटेड डेबिट बिकॉज ऑफ श्याम 4500, कितना बाकी है अभी भी 1500, 1500 बाकी है, दैट विल कम हियर। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसका टोटली कितना हो जाएगा 2,99,000, ये जाएगा बैलेंस शीट में। उसका अपने कौन आएगा तुम्हारा रिजर्व सरप्लस, उसके अंदर कौन आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने शेयर्स के ऊपर का है, सब मिला के सबसे पहले इधर देखो तुम्हारा एंट्रीज देखो, इधर तो कुछ है नहीं, इधर भी नहीं है, इधर आ गया 67 का क्रेडिट मिला कर आपको सबको, बाद में कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं, लेकिन बाद में एक बार डेबिट आ गया 1000, तो एक बार 60,000 का क्रेडिट और एक बार 1000 का डेबिट, मतलब ऐड करूं क्या लेस करूं, लेस करने का बोलो कितना बच गया 59,000 विल बी कंसीडर्ड एज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट फिर कौन है तुम्हारा पास, सिक्योरिटी प्रीमियम तो हो गया, अभी कुछ कैपिटल रिजर्व है क्या, यस, यहाँ पे कुछ नहीं 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 कुछ नहीं, मिला क्या आपको सबको? फिर आगे यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितना है 500, और बाद में कितना है 3000, सब मिला के कितना हो गया 3500, काम खत्म। सो टोटल ऑफ सिक्योरिटी सॉरी टोटल ऑफ रिजर्व एंड सर्विस कितना हो गया 62,500 विच विल कम इन बैलेंस शीट। और बाद में कैश एंड बैंक का वर्किंग सिंपल वर्किंग है, पहले एंट्री में कैश और बैंक का 90,000 डेबिट है, बाद में दूसरे में कुछ नहीं है, तीसरे में कुछ नहीं है, चौथे में 1,47,500 का डेबिट है, बाद में पांचवें में कुछ नहीं है, छठे में 1,14,000 का डेबिट है, बाद में यहाँ पे बैंक को हाथ नहीं लगाया, बैंक को हाथ नहीं लगाया, सो आई एम रिपीटिंग अगेन 90,000 कैलकुलेटर प्लस 1,50,000 सॉरी 1,47,500 कैलकुलेटर, झालं करे 97 प्लस 1,47,500 प्लस 1,14,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, बोलो कितना? चलो स्टार्ट। बैलेंस शीट छोटा सा है तुम्हारा, लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर दो ही लोग, बाद में एसेट साइड में कैश एंड बैंक खत्म। फिर ये शेड्यूल, फिर शेड्यूल का अमाउंट अलग अलग जगह पे लिखो और टैली करवाओ, टैली नहीं हुआ तो खुद को गाली दो, हो गया टैली तो बजाओ ताली, नहीं हुआ टैली तो खुद को देना गाली। मला विचार हो हे नोट्स अकाउंट्स आहेत नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 नोट नंबर 3 म्हणजे बैलेंस शीट नाही 10:29 हो गया है, पूरा ब्रेक आपने पढ़ाई करके दिखाया, क्या ग्रेट लोग हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। अर्जुन के बाद तुम्हारा ही नाम लगता है, अर्जुन को भी ऐसे ही पूछा था तुझे क्या दिखता है, बोलते मुझे तोते की आग दिखती है, मुझे बाकी कुछ दिखता नहीं, तुमको टिफिन दिखता नहीं है, पराठा दिखता नहीं है, सैंडविच दिखता नहीं है, वेफर्स दिखता नहीं है, समोसा दिखता नहीं है, और नीचे अपना कौन तापड़िया भी पागल हो गया रहेगा, गर्मा गर्म समोसा ठंडा हो गया करके, कोई आया ही नहीं नीचे कर। क्या नाम उसका, तापड़िया के तपड़िया, इंग्लिश में गड़बड़ होता है ना, वो सिर्फ ए लिखा रहेगा तो समझता नहीं है, इसका ये आ करोगे उसका ये आ करोगे। मुझे मैसेज भेजा सर बच्चा लोग किधर है, मैं बोला पढ़ाई कर रहे हैं।
बोला आता इश्यूड 30 करोड़ है. One can say कि सर issued 30 करोड़ है, उसमें से subscribed and called up 29,750 है. ए बाबा लोग ये थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे. फिर को भी अंडरलाइन रखना पड़ेगा, वो टोटली में नहीं आना चाहिए. हो गया, जिसका हो गया ब्रेक चालू. 10:35 हो गया है, 10:50 को स्टार्ट करूंगा. 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 50 नहीं. फिर कम से कम एक प्रॉब्लम करेंगे, फिर आगे जाएंगे. 42 तक पहुंच गया आप लोग ना. कल हो जाएगा मतलब टॉपिक. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स सैटरडे के पहले अपना अकाउंट पूरा होना चाहिए.